हेलो लर्नर्स, एमएड एंट्रेंस के पिटारा सीरीज पार्ट 13 में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इसके पहले काफ़ी सारे वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल थिंकर्स का पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 आएगी। एजुकेशनल थिंकर्स पार्ट 1 में हम गांधी जी से रिलेटेड और रूसो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इनके द्वारा जो बताए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में कुछ और एजुकेशनल थिंकर्स जैसे कि जॉन डीवी, टैगोर, इकबाल, ठीक है, इन लोगों से रिलेटेड एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीयूईटी पीजी एमएड एंट्रेंस या एमए एजुकेशन की बात करें या अदर एमएड एंट्रेंस की बात करें तो ये वीडियो सीरीज काफी ज्यादा यूजफुल है। जो पिटारा सीरीज है वो बहुत ज्यादा आप सभी के लिए यूजफुल है, क्योंकि आपने बीएड ऑलरेडी किया है और बीएड ही उसका बेस है। तो उस बेस की अगर बात करें तो लगभग 70 to 80% सिलेबस हर जगह ही सेम है बीएड का। ठीक है, तो उस बेसिस पे ये पिटारा सीरीज आपके लिए यूजफुल है। और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जितने ज़्यादा ही आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं, अगर सीयूईटी पीजी की बात करें या फिर काशी विद्यापीठ की बात करें या फिर जो भी मेरे पास पेपर्स मिल रहा है मुझे अवेलेबल है, मैं इस पिटारा सीरीज में ही आगे चल के फ्यूचर में इसको ऐड ऑन करती जाऊंगी, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिले। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी एक पेपर बने बनाए होते हैं जो आ चुके होते हैं और वहाँ से आपको एक अंदाज़ा मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंजेस किए जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों का आइडिया आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिलेगा। ठीक है, अलॉन्ग विद इसमें मैं धीरे धीरे करके इस सीरीज में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के वीडियो एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, वीडियो सीरीज अच्छी लगी तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी पिटारा सीरीज के वीडियो हैं उसके डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है जो ऑलरेडी मैंने बताया है, बनाया है, समझाया है, वो आपको मिल जाएंगे, तो उनको आप प्लीज़ ज़रूर देखिए। चलिए बिना कुछ देर के इस सीरीज को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ एमसीक्यूज आई थिंक ऑन एंड अराउंड 10 एमसीक्यूज के आसपास महात्मा गांधी से रिलेटेड है और दूसरे रूसो से रिलेटेड 13 के अराउंड एमसीक्यूज है। पिछली वीडियो में मैंने 2-3 वीडियो में मैंने देखा कि कुछ लोगों के कमेंट आए हुए हैं कि उनका कहना ये था कि मैम आप थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अप करिए, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड ऑन किया है थोड़ा अप लेवल पे। और मेरी कोशिश वीडियो सीरीज, किसी भी वीडियो सीरीज कोई भी वीडियो में बना रही हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मतलब बच्चे को बेसिक भी, मतलब कुछ लोग को तो बेसिक पहले से स्ट्रांग होती है। मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चा मेरा वीडियो देखे, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर उसको कहीं से भी बेसिक में भी प्रॉब्लम है तो वो वहाँ से मेरे वीडियो से वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, गांधी से जुड़ा हुआ है। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस हिज बेसिक एजुकेशन सिस्टम, नई तालीम। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो महात्मा गांधी जी की जो स्कीम है, जो बुनियादी तालीम स्कीम है, ठीक है, उसको कई तरह के नामों से जाना जाता है, जैसे बेसिक एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, बुनियादी शिक्षा प्रणाली हो गई। दूसरा नाम हो गया नई तालीम हो गई। ठीक है, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे आपके यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये अगर इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए, कहीं अगर बेसिक एजुकेशन सिस्टम की बात हो, नई तालीम की बात हो, वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन की बात हो, तो कहने का अर्थ एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन, वारधा स्कीम ऑफ सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑन एंड अराउंड 22 या 23 अक्टूबर 1937 को वारधा में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी अध्यक्षता, ठीक है, उसको हेड किसने किया था, गांधी जी ने किया था। तो वहां पे गांधी जी ने इस बेसिक एजुकेशन सिस्टम की बात की उस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो यहाँ से मतलब इसलिए उसको हम बोलते हैं वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वारधा इंडिया के किस स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1937। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भाई वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन कब आई, तब भी आप लगाएंगे 1937। अगर आपको ईयर मतलब डेट पूछता है तो 22 और 23 अक्टूबर लगाएंगे। ठीक है, 22 और 23 अक्टूबर 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस चला था। ठीक है, तो ये काफी अलग अलग, जैसे कि महात्मा गांधी जी की बेसिक एजुकेशन सिस्टम को और किस नामों से जाना जाता है, नई तालीम के नाम से, बुनियादी तालीम के नाम से, वारधा शिक्षा योजना के नाम से।
तो इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछे जाएंगे और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा बेसिक है। आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोग को पहले से पता होगा, बट मेरा टारगेट ये है कि हर वो बच्चा वीडियो देखते तो आपका एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, ईयर तो मोस्टली भूल जाते हैं, बट ईयर का भी रिवीजन हो जाए। आगे बढ़ते हैं वीडियो सीरीज में, फटाफट से क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ महात्मा गांधी बेसिक एजुकेशन सिस्टम। अब बताइए, ठीक है, महात्मा गांधी के बेसिक एजुकेशन सिस्टम का मेन फीचर क्या है। अब उन्होंने बेसिक एजुकेशन सिस्टम तो दे दिया, जिसको हम वारदा शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं, बुनियादी शिक्षा योजना, नई तालीम के नाम से जानते हैं, बुनियादी तालीम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका बेसिक फीचर की बात करते हैं तो गांधी जी ने क्या बोला, जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम मिला, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शिक्षा को मतलब प्रोडक्टिविटी से जोड़ा। ठीक है, एजुकेशन प्लस प्रोडक्टिविटी से जोड़ा। उनको ये था कि भाई बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा है, शिक्षा के दौरान कुछ वो स्किल सीख ले जिससे कि वो आगे चल के पढ़ाई भी कर सके और कुछ अर्निंग भी कर सके, जिसकी उसकी लाइवलीहुड है वो पूरी हो सके। ठीक है, तो ये चीज की बात गांधी जी ने की थी। अब यहाँ पे ऑप्शन वाइज चलते हैं। फोकस ऑन थियोरेटिकल लर्निंग, ये नहीं होगा। इम्फेसिस ऑन क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, उन्होंने शिल्प केंद्रित शिक्षा के पे बल दिया कि भाई स्किल डेवलपमेंट में क्या होगा, किसी को पॉटरी सीखे, कोई सिलाई बनाई आ रहा है उसको वो सीखे। इस तरह की छोटे छोटे स्किल्स जो एक रोजमर्रा के जीवन में काम आती है, जिससे वो उस स्किल को सीख करके सोसाइटी में अपना योगदान भी दे सके, एक अर्निंग भी कर सके। तो उन्होंने इसके बाद उन्होंने एजुकेशन को प्रोडक्टिविटी से जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी एम फॉर गांधीज एजुकेशनल फिलॉसफी। ठीक है, अगेन क्वेश्चन की अगर बात करें तो मेन जो अगर कॉन्सेप्ट है, आपको अगर कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के फिरा के अगर पूछता है, ठीक है, कई बार आपके मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए गांधी जी हैं, रूसो हैं, टैगोर जी को, तीनों लोग के कॉन्सेप्ट्स को मिला दिया, एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको बेसिक तैयार है तो बहुत ही आसान होता है इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली टैकल करना। इसलिए हमेशा याद रखिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बेसिक के बदौलत बेसिक पे मैंने थोड़ा काम किया था अच्छे से, उसी की बदौलत मैं मतलब नेट दे रही हूँ और मैं 5 बार से लगातार 5 बार मैं नेट के एग्जाम दी हूँ, मैंने 5 बार क्वालिफाई किया है। उसका क्रक्स ही यही है बेसिक, क्योंकि बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है और साथ में अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत फायदा होता है आपको। मतलब रीजनिंग स्किल आती है, क्वेश्चन को टैकल कैसे करना आता है, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका तैयार होता है तो आप क्वेश्चन की चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अर्निंग लाइवलीहुड थ्रू एजुकेशन। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसकी बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू विच मीडियम। चलिए बताइए। ठीक है, तो गांधी जी का क्या कहना था कि भाई जो एजुकेशन है, आप बाद में जो भी चीजें बच्चे को सिखाइएगा जो सिखाएगा, बट इनिशियल लेवल पे जो एजुकेशन है वो बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने मदर टंग पे बहुत ज्यादा इन्फोसिस किया, क्योंकि मदर टंग के थ्रू बच्चे को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो चीजों को आसानी से सीख सकता है। इस पे उन्होंने काफी ज्यादा बल दिया। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी एजुकेशन शुड बी लिंक्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, शिक्षा को किससे जोड़ा जाना चाहिए, तो मैंने बताया पहले आपको, शिक्षा को जोड़ा जाना चाहिए प्रोडक्टिव वर्क से। ठीक है, एजुकेशन और प्रोडक्टिव वर्क दोनों एक साथ साथ में चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है छोटे बच्चों को प्रोडक्टिव वर्क नहीं सिखाना, बट एक लेवल पे आकर के जो बच्चा है मदर टंग में चीजों को सीखता है, उसके बाद एजुकेशन के साथ साथ वो कुछ स्किल सीखता है, क्राफ्ट सीखता है, जो आगे चल के उसको एक अच्छी लाइवलीहुड प्रोवाइड करने में उसको हेल्प करती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विच बुक रिटन बाय महात्मा गांधी रिफ्लेक्ट्स हिज आइडियाज ऑन एजुकेशन। देखिए यहाँ पे अगर जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें कई सारी किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली उस बुक की बात की जा रही है जिसमें उन्होंने अपनी शिक्षा शैक्षिक जो उनके विचार हैं, शिक्षा के प्रति उनके जो भी नए नए आइडियाज हैं, उनमें कौन सी ऐसी किताब है जिसमें उन्होंने इसकी बात की है। तो यहाँ पे अगर हिंद स्वराज की बात करें, ये भी गांधी जी की बुक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ भी गांधी जी की बुक है। टुवर्ड्स न्यू एजुकेशन भी गांधी जी की बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन से भी आप समझ सकते हैं टुवर्ड्स न्यू एजुकेशन, क्योंकि इसमें एजुकेशन वर्ड आया हुआ है। ये किताब महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने शिक्षा पर अपने आइडियाज को शेयर किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, महात्मा गांधी बिलीव दैट एजुकेशन शुड डेवलप विच एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड। महात्मा गांधी बात करते हैं कि भाई बच्चे के किस पक्ष का विकास होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। बी ऑप्शन बी ओनली इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक स्किल, पॉलिटिकल अवेयरनेस। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ठीक है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने 3H का भी कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिलेटेड हैं। ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि 3H का कॉन्सेप्ट किसने दिया? गांधी जी ने दिया। गांधी जी के द्वारा दिए गए 3H के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? तो उसका मतलब है यहाँ पे आपका आ जाएगा हेड, मतलब सिर, हार्ट दिल, और हैंड हाथ। ठीक है। तो यहाँ पे जो हेड का काम है वो मेंटल लेवल पे है, कॉग्निशन का काम है। ठीक है। हार्ट का काम है स्पिरिचुअल या अफेक्टिव डोमेन की बात यहाँ पे हो रही है। हैंड की बात की जाए तो फिजिकल या साइकोमोटर डोमेन की बात की जा रही है। तो ये आपको 3H का कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो गांधी जी किस एस्पेक्ट के डेवलपमेंट की ज्यादा बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, वो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये 3H का कॉन्सेप्ट कई बार पूछा जाता है, और कई बार अगर आप कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में भी जाएंगे, एजुकेशन की फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, तो मतलब सबसे पहले सबके दिमाग में आते हैं कि भाई गांधी जी के बारे में कुछ आप बताइए, टैगोर के बारे में कुछ आप बताइए, एजुकेशनल थिंकर है जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में आप बताइए। ठीक है। तो ये बारे में कभी भी आप एमएड भी कर रहे हो तो आगे भी चल के इंटरव्यू में ये सब बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो ऑल दो बेसिक ही हैं बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द हिंदी टर्म फॉर गांधीज बेसिक एजुकेशन। मैंने शुरू में ही बताया कि हिंदी में इसका क्या अर्थ है। तो हिंदी में इसका अर्थ है नई तालीम। ठीक है। कई बार नई तालीम बोलते हैं, कई बार बुनियादी तालीम भी बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू में आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो किसी को लगेगा तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं है। बहुत लोग को ये क्वेश्चंस नहीं आते होंगे जिन्होंने इसके बारे में पहले इस तरह से नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो ये आपका एक रिविजन सीरीज कह रहे हैं चल रहा है। आगे स्क्रीन पे देखिए, द चेंज दैट द गांधीयन मूवमेंट ब्रॉट अमंग द इंडियन मासेस वाज। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि गांधीवादी आंदोलन ने भारतीय जनता में जो परिवर्तन लाए, किस तरह के वो परिवर्तन थे, फिजिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका साइकोलॉजिकल चेंजेस उन्होंने गांधी जी ने भारत में लाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टू कंसीडर द नेशनलिस्ट मूवमेंट और टू क्रिटिसाइज इट एज अ वर्किंग क्लास मूवमेंट वाज रॉन्ग बिकॉज इट वाज। ठीक है। बताइए इसका आंसर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात हो रही है नेशनलिस्ट मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, क्या ये वर्किंग क्लास का मूवमेंट था? नहीं, ये मूवमेंट वर्किंग क्लास का नहीं था। ये मूवमेंट मास पीपल इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है। मास लेवल पे गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो मास मूवमेंट था, जिसमें इंडियन लोगों की जो वॉइस है उसके बारे में गांधी जी बात करते थे और गांधी जी उस वॉइस के हेड बने। ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉइस ऑफ इंडियन पीपल। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और रूसो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। आगे मैंने नेचुरलिज्म जो आपने वीडियो देखा है उसमें भी बहुत सारी चीजें यहाँ रिपीटेड मिलेंगी। रिपीटेड इस सेंस में मिलेंगी कि जाहिर सी बात है कि नेचुरलिज्म से रिलेटेड रूसो हैं, उनके मतलब एक तरह से वहाँ नेचुरलिज्म के प्रोपोनेंट हैं। ठीक है। तो ये वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है क्योंकि डेफिनेटली कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोगों ने वो मेरा वीडियो नेचुरलिज्म का देखा हो। ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों ने उसको पढ़ा हो पहले से, तो वो एजुकेशनल थिंकर को एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो सीरीज को।
क्वेश्चन नंबर 11, विच बुक इज रिटन बाय रूसो, रूसो के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो ये आपके जीन जैकब रूसो है, इसका उनका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी कई बार आपको उनका जो कंप्लीट नेम है किसी भी ऑथर का वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अलावा भी फुल फॉर्म। इसलिए मैंने कई जगह मतलब सारे ही जगह इस दोनों चीजों को मेंशन किया है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग कंप्लीट फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिल या एमिली बोलते हैं, आप जो भी चाहे प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एमिल जो किताब है वो रूसो की तरह लिखी गई है, आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की तरह लिखी गई है। रिपब्लिक आपकी लिखी गई है प्लेटो के द्वारा। और कई बार पूछा जाता है कि रूसो ने अपनी कौन सी किताब जिसमें उन्होंने शिक्षा से जुड़ी हुई बातें की हैं, तो वो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आपका आंसर होगा एमिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन एमिल रूसो एम्फसाइजेस एजुकेशन दैट इज, ठीक है, बताइए। और जिन लोगों ने नेचुरलिज्म का क्वेश्चन पेपर मतलब वीडियो देखा होगा वो जरूर इसको आराम से आंसर कर लेंगे, ठीक है। जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, जिसको वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी में आपका आता है नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, ठीक है, उसके प्रोपोनेंट आपके रूसो हैं, ठीक है। रूसो ने उसमें निगेटिव एजुकेशन की कॉन्सेप्ट की बात की, बहुत सारी चीजों की बात की, आगे हम अदर एमसीक्यूज में देखते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा नेचुरल एंड इंडिविजुअलाइज्ड आपका एजुकेशन सिस्टम। रूसो ने इसमें बोला था कि बच्चे को आप बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, फ्री एजुकेशन की बात की थी, ठीक है। उन्होंने सेल्फ एजुकेशन की बात की थी कि बच्चों को स्कूल की जरूरत नहीं है, माता पिता ही हैं जो उसके नेचुरल टीचर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ रूसोस कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव एजुकेशन, ठीक है। रूसो ने नकारात्मक शिक्षा की बात की, भाई बच्चों को मतलब स्कूल की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो घर पे ही नेचुरल इन्वायरमेंट में वो चीजों को सीख लेगा। और उन्होंने सेंसेस डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा बात की थी कि जो सेंसेस है, सुनना, बोलना, ये जो भी हमारे जो सेंसेस है उसकी उन्होंने बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था कि क्या है उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, निगेटिव एजुकेशन का, बताइए। ऑप्शन वाइज चलते हैं। इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बिल्कुल गलत है, उन्होंने बात की थी सेल्फ डिसिप्लिन या फ्री डिसिप्लिन की, ठीक है। और अवॉइडिंग फॉर्मल इंस्ट्रक्शन इन अर्ली चाइल्डहुड, बिल्कुल ये बात उन्होंने की थी। मेमोराइजिंग टेक्स्ट बुक गलत है। एम्फेसाइजिंग टीचर कंट्रोल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन्होंने बोला था कि भाई अर्ली चाइल्डहुड में या चाइल्डहुड में भी बच्चों को किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। बच्चा खुद से एक्सप्लोर करके खुद से सीखता है, ठीक है, लोगों को देख करके, घर में पेरेंट्स को देख करके सीखता है। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू रूसोस कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव एजुकेशन, शुरुआती जो दिनों है उसमें चिल्ड्रन का फोकस कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैंने भी बताया डेवलपिंग दियर सेंसेस, ठीक है, और फिजिकल स्ट्रेंथ पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू रूसो एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल डेवलपमेंट। उन्होंने बोला था कि बच्चे को मतलब नेचुरली डेवलप होने दीजिए, ठीक है, एजुकेशन वो नेचुरली आएगी। तो नेचर उनका मतलब आप एक कीवर्ड है कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रूसोज एजुकेशनल फिलॉसफी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट, ठीक है। तो अभी मैंने वीडियो में ही बताया कि उन्होंने नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, प्रकृतिवाद का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू रूसो एट व्हाट स्टेज शुड फॉर्मल एजुकेशन बिगिन, किस स्टेज पे एक फॉर्मल एजुकेशन बच्चे को देनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है एडोलेसेंस, ठीक है। बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंच जाता है तब थोड़ी जरूरत होती है उसको फॉर्मल एजुकेशन की, ठीक है। और उसके पहले बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं, किसी टीचर की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कॉन्सेप्ट इन रूसोस एजुकेशनल थियरी, ठीक है, बताइए।
ठीक है, जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट पूछा है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ आंसर होगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, बच्चे को आप एकदम बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग भी इसमें है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला ऑप्शन दिया है तो ये सबसे ज्यादा आपको सूटेबल होगा कि बच्चे को बिल्कुल ही फ्री छोड़ देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, रूसो बिलीव दैट अ चाइल्ड्स अर्ली एजुकेशन शुड फोकस ऑन व्हाट। तो बच्चे की जो शुरुआती शिक्षा होती है वो दो चीजों पे फोकस होनी चाहिए, नेचर और इन्वायरमेंट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू रूसो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमाइज्ड इन एजुकेशन। क्या चीज है जो एजुकेशन में हमें मिनिमाइज करनी चाहिए। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, ये भाई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की बात रूसो नहीं करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, आउटडोर एक्टिविटी बच्चों को देनी चाहिए, क्रिएटिव एक्सप्रेशन के मौके देने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है ये गलत है, ये आपका मतलब मिनिमाइज होना चाहिए, कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जरूरत नहीं है उसकी, शुरू के दिनों में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नेक्स्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स रूसोस व्यू ऑन डिसिप्लिन। ठीक है, अनुशासन की अगर बात करें तो कौन सी बात यहाँ पे सही है, ऑप्शन वाइज चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इज इसेंशियल, बिल्कुल गलत बात है, नहीं है। डिसिप्लिन शुड बी इंटरनल नॉट इम्पोज्ड। ठीक है, ये देखिए आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सेंटेंस कैसा भी फ्रेम हो जाए वो आप कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई अनुशासन आंतरिक होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन की ये बात कर रहे हैं कि बच्चे को खुद से समझ में आए कि नहीं ये चीज गड़बड़ है, ये हमें खुद से समझना है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन शुड रिलाई ऑन फियर, फियर की बात हो रही है तो बिल्कुल गलत है। टीचर मस्ट इन्फोर्स स्ट्रिक्ट रूल्स, ये भी गलत है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करते हैं, सेंटेंस किस तरह से फ्रेम करते हैं, जो बेसिक अगर पता होगा तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छे से पेपर कर ले जाएंगे, बट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस कोट बाय रूसो रिगार्डिंग एजुकेशन। बहुत फेमस कोट है और ये कई बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, आप कमेंट में बताइएगा ये किसका कोट है, बट रूसो का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रूसो ये कहते हैं कि जो मैन है, जो बच्चा है, वो जन्म तो लिया है, ह्यूमन जो जन्म लिया वो तो फ्री जन्म लिया, लेकिन वो बेड़ियों से बंधा हुआ है। ठीक है, मैन इज फ्री, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। ठीक है, तो कई बार इसको थोड़ा सा अलग तरह से भी घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है कि बच्चे का जो जन्म हुआ, जन्म तो वो बहुत फ्री हुआ है, ठीक है, लेकिन वो हर जगह वो बेड़ियों से बंधा हुआ है। तो ये इनका बहुत फेमस कोट है। जैसे जॉन लॉक का जो कोट था ताबुला रासा वाला, कि बच्चे का जन्म हुआ था तो बच्चे का माइंड क्या होता है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, तो जिसको मतलब ताबुला रासा भी कहते हैं। उसको आप जैसा सिखाएंगे वो वैसा सीख लेगा। तो ये ताबुला रासा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन लॉक के द्वारा कहा, जो बात है वो जॉन लॉक के द्वारा कही गई है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे रूसो के कॉन्सेप्ट की बात की गई है, जनरल विल का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने बाद में ऐड किया। ठीक है, क्या पता आ ही जाए। रूसो के कॉन्सेप्ट जनरल विल रेफर्स टू, बताइए। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, बाकी कुछ चीजें मैंने ऐड की थी, आई थिंक 18 क्वेश्चन थे, बाद में मैंने 4-5 क्वेश्चन कुछ अच्छे यहाँ पे ऐड किए। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एजुकेशनल थिंकर्स पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, बताइए जनरल विल की इन्होंने बात की। The collective interest of the citizen, the will of the majority, the rulers, desires, individual preferences। ठीक है, तो जनरल विल की बात की। जब आप जनरल टर्म जब कहीं भी आ जाए, जनरल मतलब कि आप सबको ले रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को। एक मैं ये समझाने का एक तरीका है और समझने का भी एक तरीका है। तो मेरा जो भी वे ऑफ टीचिंग है या वे ऑफ लर्निंग है, उसमें मैं आई ट्राई टू फाइंड आउट कीवर्ड्स, कहाँ से भी आप रिलेट करके चीजों को याद रख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट है, अगर आप रिलेट करके या फिर कुछ कीवर्ड के थ्रू नहीं फाइंड आउट करेंगे तो बहुत चीज मतलब भूल जाती हैं चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, तो रूसो ने अपने कॉन्सेप्ट में क्या, रूसो की जो पॉलिटिकल थ्योरी है, ये जो जनरल विल का कॉन्सेप्ट आया है, ये रूसो की पॉलिटिकल थ्योरी से आया है, जिसमें उन्होंने एक जनरल विल की बात की। और ये किस तरह की विल की बात की, ये ऐसे जनरल विल की बात में इन्होंने ये कही कि जो भी चीजें हम सोसाइटी में करते हैं वो सोसाइटी के सभी लोगों की, ऑल द सिटीजन्स का उसमें बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल विल इन पॉलिटिकल थियोरी ऑफ रूसो, अ कलेक्टिवली हेल्ड विल that aims at the common good or common interest. It is a collectively will of the society as a whole. तो सोसाइटी में जितने लोग हैं, हम कलेक्टिवली सबके विल की बात करते हैं। और सबके विल की बात कब करते हैं, जब हम सबके गुड, सबके इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें हम करते हैं। तो जनरल विल की कॉन्सेप्ट जनरल विल की बात रूसो ने की, और ये काफी अच्छी पॉलिटिकल थ्योरी है। काफी सारे फिलोसोफर, थिंकर्स, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही हैं, जो मतलब आज के भी टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो सीरीज कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एमएड एंट्रेंस की पिटारा सीरीज पार्ट 14 के साथ, जिसमें हम और भी इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं एजुकेशनल थिंकर्स, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2 वीडियोस आपकी और आएंगी। फिलहाल इसमें हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद जो आपकी पार्ट नंबर 16 आएगी, उसमें हम फेजेस ऑफ काउंसलिंग की बात करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, तो प्लीज कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले 20 तक मैं सारी वीडियोस रिकॉर्ड करके रिलीज कर दूं। कुछ कंटेंट का भी काम चल रहा है, जिसमें मैं कुछ चीजें, और जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर ने मेंशन किया था कि मैम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को आप वहां पे लाइए, तो उस तरह के क्वेश्चंस को आई एम ट्राइंग टू ऐड ऑन। ठीक है, तो ये एक बात है। बाकी अगेन ऑल द बेस्ट आप सभी को। अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और बी कॉन्फिडेंट, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लास्ट मिनट चल रहा है और लास्ट मिनट में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली रिवीजन ही करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और एग्ज़ाम में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि रिवीजन से आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे और मिस्टेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ मैंने पढ़ाई की है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। और मैंने इसके पुराने वीडियो में मैंने टेलीग्राम का जिक्र करना, मतलब मैं भूल गई थी, बट अभी मुझे याद आ रही है, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ उसको भी आप जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे ग्रुप ओपन रहता है, आप वहाँ अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है।